हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी पेट, एसएससी जीडी, यूपी वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए रखे हैं इसमें, और इसमें पूछा गया है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। बात करते हैं महीना की। महीना, आप लोग सोच रहे होंगे कि महीना ऐसे लिखा जाता है। महीना, ये वाला महीना ठीक है, लेकिन ये गलत है। महीना महीना ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए महीना। बात करें क्रिया, क्रिया एकदम ठीक लिखा हुआ है। सप्ताह भी एकदम ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सी वर्तनी गलत है? अनुग्रह, अनुग्रह की गलत है। तो पहले का आंसर हो जाएगा वी। बात करें अनुग्रह कैसे लिखा जाता है, तो देख लीजिए अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है। ग्रह, ये वाला ग्रह होता है नीचे। गा पर नीचे मात्रा नहीं आएगी, इसमें आएगी ये वाली तिरछी वाली मात्रा आएगी। अनुग्रह, ये सब ठीक है। अनुग्रह ये ठीक हो गया। अब बात करें, अगर अनुग्रहित लिखा होता, अनुग्रहित लिखा होता तब तो ये मात्रा ठीक होती। अनुग्रहित, इसमें देख लीजिए बारीक गलती है इसमें। देख लीजिए इसमें अनुग्रह लिखा जाता तो इसमें तिरछी मात्रा आएगी, और अगर अनुग्रहित लिखा होता तो इसमें ऐसी मात्रा आएगी नीचे की तरफ। देख लेंगे, ये इसमें गलती थी इसमें। तो इसमें का आंसर हो जाएगा अनुग्रह गलत लिखा हुआ है। बात करिए कुछ अन्य शब्दों की वर्तनी, बताइए शुद्ध है या गलत है। जैसे हमने लिखा मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल हो गया। दौर्बल्य, बताइए दौर्बल्य शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? दौर्बल्य हो गया। पारिश्रमिक, बताइए पारिश्रमिक शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला। तो मंत्रिमंडल शब्द एकदम गलत लिखा हुआ है। इसमें छोटी मात्रा आएगी, इसमें ऐसा लिखा जाएगा मंत्री, मंत्रिमंडल। अब इसकी बात नहीं, ये ठीक हुई मंत्रिमंडल की। दौर्बल्य, दौर्बल्य शब्द भी गलत लिखा हुआ है। इसमें औ की मात्रा आएगी, इसमें बड़े ओ की मात्रा आएगी इसमें। दौर्बल्य अब ठीक हुआ, ऐसी वर्तनी इसकी लिखी जाती है दौर्बल्य। अब ये ठीक हुआ। बात करें पारिश्रमिक, पारिश्रमिक भी गलत है। पारिश्रमिक की क्या हुई शुद्ध वर्तनी? छोटी ई की मात्रा आएगी इसमें पारिश्रमिक में, ना कि बड़ी ई की आएगी। तो देख लीजिए मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है, और दौर्बल्य भी ऐसे लिखा जाता है, पारिश्रमिक भी ऐसे लिखा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन शब्द में, बताइए। और जैसे हमने लिख दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? अंतर्ध्यान शब्द सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? अंतर्ध्यान शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? पितृऋण, पितृऋण बताइए सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? पितृऋण, पितृऋण शब्द बताइए सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? चलिए देख लेते हैं इनको। बात करें आशीर्वाद शब्द, ये गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद नहीं होता, ये होता है आशीर्वाद। रा, रा किस पे उड़ेगा? बा के ऊपर उड़ेगा इसमें। अंतर्ध्यान एकदम सही लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। पितृऋण भी एकदम सही लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 पांचवा, ऑप्शन नंबर बी प्रपंच, ऑप्शन नंबर सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी पहुंच। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं विशेषण की। विशेषण की बात करते हैं तो पूछेगा विशेषण के कितने वेद होते हैं, तो आप बताएंगे विशेषण के 4 वेद होते हैं। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? 4 वेद में से 4 वेद कौन कौन से होते हैं विशेषण के, देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गया गुणवाचक विशेषण, एक हो गया संख्यावाचक विशेषण, एक हो गया सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और एक हो गया परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब बात करें संख्यावाचक, गुणवाचक में, गुणवाचक में किसी वस्तु का गुण बताएगा कि अच्छा है या बुरा है। उसमें आता किसी वस्तु का गुण आएगा अच्छा बुरा खराब, ये सब आएगा इसमें। संख्यावाचक में संख्या आएगी 1 2 3 4 5, ये सब संख्याएं आएंगी इसमें। और सार्वनामिक में क्या बात होता है? सार्वनामिक में होता है जब क्या बोलते हैं संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए। इसमें सार्वनामिक उसको बोलते हैं जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए। परिमाण में बात करें, इसमें नाप तौल की बात होती है, इसमें नाप तौल की बात होती है, नाप तौल की इसी में बात होती है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पांचवा, पांचवा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये क्रमवाचक विशेषण में हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण।
क्रमवाचक विशेषण। अब विशेषण की बात करें, छांटा कैसे जाता है आप लोग, छांटा कैसे जाता है विशेषण, अगर छांटने की बात करें तो आप विशेषण के बाद क्या लगा लेंगे, आप ये विशेष लगा लेंगे। विशेष क्या होता है, अब विशेष को जान लेते हैं। विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेष होता है संज्ञा या सर्वनाम, कोई हम विशेष बोलते हैं, सर्वनाम को विशेष बोलते हैं। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो कहलाता है विशेष। तो हम विशेषण छाटने के लिए क्या बोलते हैं, विशेषण छाटने के लिए आप विशेषण के बाद विशेष जो शब्द दे रखा होगा उसके बाद हम लगा लेंगे विशेष। विशेष क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो देखते हैं, लगा के देखते हैं। पांचवा जैसे है, ये दे रखा है पांचवा, पांचवा दे रखा है, तो अब इसमें लगा लेंगे सर्वनाम लगा लेंगे या संज्ञा लगा लेंगे। तो लगा लेंगे, लगा के देखते हैं, पांचवा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति। देख लीजिए इसमें हमने लगा दिया पांचवा व्यक्ति। तो व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, कौन सा व्यक्ति है, पांचवा व्यक्ति। तो व्यक्ति हो गया विशेष और पांचवा हो गया विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं प्रपंच क्या है, तो प्रपंच की बात करते हैं। प्रपंच होती है भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है प्रपंच, भाववाचक संज्ञा होगी प्रपंच। सरपंच की बात करें, सरपंच में क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा सरपंच। पहुंच की बात करें, पहुंच एक मूल धातु है, मूल धातु है ये, पहुंच क्या है, मूल धातु है। और इसका अगर क्रिया में बदलेंगे तो क्या होती है क्रिया, इसकी होती है, क्रिया में बदलेंगे तो हो जाएगा पहुंचना, क्या हो जाएगा, पहुंचना। ये क्रिया रूप हो जाएगा इसका, क्रिया रूप। तो पहुंच होगी मूल धातु, और प्रपंच होगी भाववाचक संज्ञा, और सरपंच होगी जातवाचक संज्ञा, और इसकी पहुंच की अगर क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा पहुंचना। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों का, आप विशेषण बताइए। कर्म, कर्म का विशेषण बताइए आप लोग, कर्म शब्द का विशेषण बताइए। जैसे सत्य, सत्य का बताइए एक, सत्य का विशेषण बताइए। मूर्छा, मूर्छा नहीं होता, मूर्छा का बताइए विशेषण। तो देख लेते हैं इनको एक बार। तो कर्म का हो जाएगा कर्मनिष्ठ, क्या हो जाएगा, कर्मनिष्ठ विशेषण। सत्य का हो जाएगा सत्यनिष्ठ विशेषण, सत्यनिष्ठ। और मूर्छा क्या हो जाएगा, मूर्छित, मूर्छित हो जाएगा। तो देख लेंगे इसमें विशेष लगा के देख लेंगे क्या सही है, देख लेते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्ति, देख लीजिए व्यक्ति की विशेष बता रहा कैसा हो गया, कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ के बाद व्यक्ति लगा लेंगे विशेष यानी, तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो जाएगा। जैसे मूर्छा, मूर्छा का बनता है मूर्छित, तो लगा लेंगे हम इसमें मूर्छित व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है, मूर्छित, विशेषता बता रहा है मूर्छित व्यक्ति है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है इसमें, ऊंटों का डैश डैश जा रहा है, इस वाक्य में बताइए अधिक स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या आएगा। ऊंटों का कारवा जा रहा है, ऊंटों का जस्ता जा रहा है, ऊंटों का काफिला जा रहा है, या ऊंटों का बेड़ा जा रहा है। तो बात कर रहे हैं इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऊंटों का क्या होता है, ऊंटों का काफिला होता है, याद रखेंगे ऊंटों का काफिला होता है। तो इसमें आ जाएगा ऊंटों का काफिला जा रहा है, क्या जा रहा है, ऊंटों का काफिला जा रहा है। तो इसका हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा सी, ऊंटों का काफिला हो जाए जा रहा है। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शनों में, इनका क्या होगा। कारवां किनका होता है बताइएगा। कारवां होता है लोगों का, लोगों का कारवां जा रहा है। अगर आए ऑप्शन में, अगर जा रहा ऐसा होता है इसमें, लोगों का डैश डैश जा रहा है, तो लिखते लोगों का कारवां जा रहा है। तो लोगों का होता है कारवां। अब बात करें जत्था, जत्था किसका होता है, जत्था होता है घोड़ों का, किसका होता है, घोड़ों का। अगर पूछे कि घोड़ों का डैश डैश जा रहा है, तो बताएंगे घोड़ों का जत्था जा रहा है। बात करें काफिला तो हो गया ऊँटों का, बेड़ा, बेड़ा किसका होता है, आप लोग बताएंगे बेड़ा किसका होता है। तो बेड़ा होता है किसका, नाव का या जहाजों का, किसका, नावों का या जहाजों का। ऑप्शन में दे रखा होता नाव का या जहाजों का डैश डैश जा रहा है, तो आप लिखते नाव या जहाजों का होता है बेड़ा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इनके चारों ऑप्शनों से भी। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, जैसे बताइए आप लोग, व्यापारियों का क्या होता है, व्यापारियों का क्या होता है। जैसे ऊँटों का, घोड़ों का होता है जत्था, उसी प्रकार व्यापारियों का क्या होता है, यात्रियों का क्या होता है, उसी प्रकार यात्रियों का, यात्रियों का क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार। व्यापारियों का अगर पूछे क्या होता है, तो व्यापारियों का होता है दल, व्यापारियों का होता है दल, व्यापारियों का दल जा रहा है। तो यात्रियों का अगर पूछे तो क्या होता है, यात्रियों का होता है समूह, समूह या वर्ग, समूह या वर्ग।
यात्रियों का समूह या वर्ग जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इनको भी समझ गए होंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें बताइए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, ये पूछा गया है इसमें। वर्ड विच्छेद करना है, इसका क्या करना है आपको, वर्ड विच्छेद, वर्ड विच्छेद करना है। वर्ड विच्छेद आपको इसका करना है, जो शब्द दे रखे हैं आपको। और बताइए इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा, ऋग्वेद आएगा पहले, यक्ष आएगा पहले, ऋक्षु आएगा पहले, या ऋड आएगा। तो बात कर लेते हैं पहले वर्ड विच्छेद होता क्या है। वर्ड विच्छेद की हम अगर बात करते हैं तो वर्ड विच्छेद क्या होता है, किसी भी शब्द को मूल ध्वनि में तोड़ना, मूल ध्वनि में तोड़ना वर्ड विच्छेद कहलाता है। अब बात करें इसको, अगर इसका सीक्वेंस हम लगाएंगे कैसे, कौन आएगा पहले, तो इसको हम देखते हैं वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर वर्णमाला में पहले आ रहा है, उस प्रकार से इसको अरेंज करते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं इसमें, ऋग्वेद, ऋग्वेद को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋषि पहले आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा पहले, गा आधा है ना तो इसमें आएगा हलंत रहित। और इसके बाद क्या आएगा, वाह आएगा, फिर ए की मात्रा इस पे है तो ए आ जाएगा, और फिर दा आ जाएगा, और आ जाएगा। इसमें जो व्यंजन होते हैं ना वो स्वर रहित होते हैं, इसलिए उसमें हलंत लगता है, स्वर स्वर में हलंत नहीं लिखता है। तो ऋग्वेद ऐसे लिखा जाएगा, इसको अगर तोड़ते हैं तो बात करें एच की, एच कैसे लिखा जाएगा, ऋषि आएगा, ऋषि। इसके बाद क्या हम लिखेंगे, ऋषि के बाद लिखेंगे का। इसको कैसे तोड़ते हैं, छा को कैसे तोड़ते हैं, का और सा में, संयुक्त, संयुक्त ये व्यंजन है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, का और सा में, का और सा में, इस वाले सा में। तो इसके बाद का आ जाएगा, और सा आ जाएगा, और आ जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे, फिर क्या आएगा इसमें, क्या बचा, ये तो उसका हो गया। अब बात करें इसकी ऋक्षु की, ऋक्षु कैसे आएगा, इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग। ऋक्षु की बात करें तो पहले ऋषि आएगा, पहले इसमें भी ऋषि सब में आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे, का आ जाएगा, सा आ जाएगा, और ऊ आ जाएगा, ऊ। अब बात करें ऋण की, ऋण को कैसे तोड़ेंगे, इसी प्रकार ऋण को तोड़ेंगे हम लोग। ऋण को देख लेंगे कैसे तोड़ेंगे, ऋषि पहले आ जाएगा, फिर आएगा अणा, ये स्वर है इसमें ये हलंत आ जाएगा, और फिर आ जाएगा। अब देख लीजिए सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा, देख लीजिए। तो ऋषि तो सब में कॉमन है, ऋषि सब में कॉमन है ना, तो ऋषि को छोड़ देते हैं। अब देखिए वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, गा आता है, का आता है, या अणा आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, का आता है ना, का। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे पहले, और चौथे को छोड़ देंगे। पहले का आता है ना, का, और का किस में है, पहले और दूसरे में है ना, का दूसरे और तीसरे में है का। देख लीजिए का इसमें दे रखा है, ऋक्ष में भी और ऋक्षु में भी। तो का और का, सा और सा भी दे रखा है, तो इन दोनों में सा सा भी दे रखा है, का भी दे रखा है। और इसके बाद क्या दे रखा है, ऊ, तीसरे में ऊ दे रखा है, और दूसरे में आ दे रखा है। तो पहले कौन आता है, आ आता है ना, तो पहले इसका सीक्वेंस हो जाएगा ये। फिर कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ऊ आ रहा है इसमें, आगे बाद आएगा ऊ। अब अब बात करते हैं, फिर क्या आ जाएगा, इन तीनों में कौन सा आ जाएगा फिर। अब बात करें ऋक्षु, इस ऋक्षु की बात करें, ये किस में आएगा, ये आ गया दूसरे नंबर पे। ऋण, ऋण की बात करें ये आएगा तीसरे नंबर पे, और ऋग्वेद आएगा चौथे नंबर पर। तो इसमें पूछा गया सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम बड़ विच्छेद हमको करना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और बड़ विच्छेद क्या कैसे कहते हैं, बड़ विच्छेद होता है किसी शब्दों को मूल ध्वनि में तोड़ना, बड़ विच्छेद कहलाता है। अब बात करते हैं, आप बात करेंगे कुछ अन्य शब्दों का। आप लोग बड़ विच्छेद बताइए, जैसे थोड़ा कठिन बता देते हैं आपको, छार, छार का बताइए बड़ विच्छेद, छार संयुक्त स्वर से देते हैं आपको, छार हो गया। कृष्णा, कृष्णा का बताइए आप लोग बड़ विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। तो छा को कैसे तोड़ते हैं, का और सरा में, का और सरा में तोड़ते हैं ना इसको, और आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और इसके बाद क्या आता है, रा, रा अलंत रूप में आ जाएगा, स्वर रहित है, और इसमें आ जाएगा। तो इसका हो गया ये। कृष्णा की बात करें इसमें, का, यानी कि जो रा नीचे वाली मात्रा होती है वो होती है पूरी, तो का हो जाएगा छोटा, छोटा का हो जाएगा इसमें। और ये नीचे वाली मात्रा ये होती है स्वर, ऋषि वाली। सरा, सरा आधा है,
प्लस अड़ा आ जाएगा और आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़ विच्छेद करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। देख लिए क्षार का ऐसा लिख कर जाएगा बड़ विच्छेद, और कृष्णा का ऐसा किया जाएगा बड़ विच्छेद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं, वाक्य में संज्ञा पद क्या है? इसमें पूछा गया संज्ञा पद बताइए। ऑप्शन नंबर 1 घर के पेड़, ऑप्शन नंबर 1 घर के, ऑप्शन नंबर बी सूख गए, ऑप्शन नंबर सी घर के आंगन, ऑप्शन नंबर 4 घर के आंगन में लगे पेड़। तो इसमें पूछा गया संज्ञा शब्द छाड़िए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हम पहले बात कर लेते हैं संज्ञा शब्द छाड़ने से पहले पहले बात करेंगे हम लोग संज्ञा की। संज्ञा की बात करें, संज्ञा की बात करें, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं अगर पूछे? संज्ञा के बताएंगे आप लोग 5 प्रकार, 5 प्रकार। और अगर पूछे मूल रूप से संज्ञा बताइए कितने होती है? मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो यहाँ से देख लेंगे, अगर पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो 5 बताएंगे। अगर पूछे मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप लोग 2 बताएंगे। अब 5 प्रकार कौन से होते हैं संज्ञा के, देख लेते हैं एक बार। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला, एक में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक में आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, एक हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा, एक हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक और बची, व्यक्ति होगी, जाति होगी, व्यक्ति होगी, और एक होगी भाववाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं इसमें कौन आ गया। व्यक्तिवाचक में जो दुनिया में केवल अकेली है, जिसके जैसा कोई ना हो, वो होती व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जिसकी जैसे और हो, जातिवाचक। समूहवाचक में एक पूरा समूह आ जाएगा, जैसे दल हो गया, पुलिस हो गई, एक समूह हो गई, आर्मी हो गई, ये समूहवाचक में आएगी। द्रव्यवाचक में पदार्थ आ जाएंगे इसमें सारे के सारे, दूध, दूध, सोना, चांदी, सब इसी में आएगा। भाववाचक में जो आदर्श क्रियाएं आदर्श होती हैं, जो जिनको हम देख नहीं सकते, इमोशन, हमारे भाव जो होते हैं, वो भाववाचक में जाती है। तो देख लेते हैं एक बार इसमें कौन सा संज्ञा पद है। तो देख लें इसमें दे रखा घर में लगे पेड़। पेड़ क्या है? पेड़ एक संज्ञा शब्द है। पेड़, पेड़ क्या है? संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा घर में लगे पेड़, घर के आंगन में लगे पेड़, ये हो जाएगा इसमें संज्ञा पद। अब बात कर ले कौन सी पेड़, कौन सी संज्ञा है? पेड़ में बात करें कौन सी संज्ञा है, तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं ना। पेड़ हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, पेड़ हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब आप बताइए कुछ अन्य शब्दों में संज्ञा, जैसे बीमारी हमने दे रखा, दे दिया बीमारी। बीमारी शब्द में बताइए कौन सी संज्ञा है? बीमारी, बीमारी में बताइए कौन सी संज्ञा? 5 संज्ञा के भेद बताए थे, उन्हीं में से एक है, बताइए कौन सी है संज्ञा इसमें? जुलाई, जैसे कोई महीने का नाम आ जाए। अब बताइए इसमें कौन कौन सी संज्ञा है? तो देख लेते हैं एक बार। बीमारी को क्या आप देख सकते हैं? बीमारी को नहीं देख सकते हैं आप लोग। बीमार व्यक्ति को देख सकते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ना कि बीमारी को देखते हैं। बीमारी नहीं दिखती, ये आदर्श है, और आदर्श किस में जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा में जाएगी। बीमारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बीमारी। जुलाई, जुलाई जिसके जैसा कोई और ना हो, जुलाई के जैसा कोई और है? जितने भी मंथ हैं ये सब किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जितने भी महीने के नाम है ये सब जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्न में विशेषण शब्द नहीं है। इसे पूछा गया कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? 3 विशेषण है और एक में नहीं है। बताइए, आंतरिक में विशेषण नहीं है, अंतर में विशेषण नहीं है, आग्नेय में विशेषण नहीं है, या अधिकार में नहीं है। तो बात करते हैं विशेषण की। एक बार बात करते हैं विशेषण की। वही विशेषण के अभी जो हमने बताए थे 4 भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? 4 भेद अभी आपको बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। 4 भेद हो जाएंगे कौन से? गुणवाचक हो जाएगा, संज्ञावाचक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा, और परिमाणवाचक हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें विशेषण छांटने की ट्रिक भी बताई थी। आप शब्द के बाद आप व्यक्ति लगा दीजिए। कोई शब्द रखा होगा, व्यक्ति लगा लीजिए उसके बाद। इसमें लगा के देखिए व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए में आंतरिक व्यक्ति, आंतरिक व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, आग्नेय व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति। अब देख लीजिए किससे अर्थ निकल रहा है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, आंतरिक व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? आंतरिक। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। आंतरिक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? आंतरिक, यानी कि ये हो गया विशेषण। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अंतर व्यक्ति। देखिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, अंतर व्यक्ति थोड़ी होता कोई, आंतरिक व्यक्ति होता है। आग्नेय व्यक्ति, आग्नेय व्यक्ति भी नहीं होता है। अधिकारी व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति भी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आंतरिक एक ये विशेषण है। अब बात करें आंतरिक किससे बना हुआ है। आंतरिक अगर पूछे किससे बना हुआ है, किस शब्द से बना हुआ, तो आंतरिक बना हुआ है अंतर। अंतर से बना हुआ है आंतरिक विशेषण, याद रखेंगे। अंतर से बना हुआ है आंतरिक विशेषण। बात करें अंतर क्या है, अंतर एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो पूछ ले अगर आंतरिक
किससे बना हुआ है? आंतरिक किससे बना हुआ है? क्रिया से बना हुआ है, संज्ञा से बना हुआ है, सर्वनाम से बना हुआ है। तो आप लोग बताएंगे आंतरिक है जो अंतर्भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है। मैं कहता हूँ समझ गए होंगे। तो इससे बना हुआ है, अंतर से बना हुआ है आंतरिक। बात करें आग्नेय किससे बना हुआ है? आग्नेय की बात करें, आग्नेय बना हुआ है अग्नि, अग्नि से बना हुआ है। अधिकारी बात करें किससे बना हुआ है? अधिकार, अधिकार शब्द से बना हुआ है अधिकार। और अधिकार क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर इसको भाग में प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? अधिकारी को प्रयोग करके देख लेते हैं, ओए अधिकारी है, यानी कि ओए अधिकारी, यहाँ पे देख लेते हैं ओहे अधिकारी है। तो अधिकारी कौन है? ओए, विशेषता बताना है उसकी, ओए अधिकारी है। तो ये भी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? इसमें पूछिए क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, अज्ञार्थक क्रिया है, या प्रणार्थक क्रिया है? तो माँ ने पिताजी से सामान मंगाया। तो बात कर लेते हैं हम पहले क्रिया के। क्रिया के कितने अगर भेद होते हैं, अगर पूछे क्रिया के भेद बताइए रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताएंगे दो होते हैं। क्रिया के भेद कौन होते हैं रचना की दृष्टि से? एक हो जाएगा सकर्मक क्रिया, एक हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सी क्रिया है। जब काम दूसरे से करवाया जाए, हमें नोट कर लेंगे, जब काम किसी दूसरे से करवाया जाए, जब काम किसी दूसरे से करवाया जाए, जब काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तब वहां से होती है प्रार्थक क्रिया, वहां पे होती है प्रार्थक क्रिया जब काम किसी दूसरे से करवाया जाए। यहाँ पे देखिए माँ ने पिताजी से, मतलब माँ खुद नहीं के सामान लेने, माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर 4, साथ में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें प्रार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं इसके? प्रार्थक क्रिया के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक होती है प्रथम प्रणार्थक, प्रथम प्रणार्थक, एक होती है द्वितीय प्रणार्थक। अब प्रथम प्रणार्थक में क्या आता है? प्रथम प्रणार्थक में क्या आता है? आना बाना, इसमें आता है आना बाना। आना आता है अगर, जैसे लिखवाना आ गया ना, आना आता है उसमें होती है प्रथम प्रणार्थक। और बात करें बाना, बाना आती है उसमें होते है द्वितीय प्रणार्थक। जैसे पढ़वाना, टीचर अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, पढ़वाया, तो ये में आएगा ये वाला वाना आता है, उसमें आता है सेकंड प्रणार्थक, और उसमें आता है सेकंड, फर्स्ट प्रणार्थक में आता है आना, तो इसमें हो जाएगा प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। और बात करें प्रणार्थक क्रिया जो होती है ना, सभी की सभी प्रणार्थक क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। कैसी होती है? सकर्मक। यहाँ पे लिख लेंगे प्रार्थक क्रिया होती है वो सब सकर्मक होती है, सभी की सभी। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेता डायरेक्ट पूछ कि प्रार्थक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, या द्विकर्मक होती है? तो आप बताएंगे प्रार्थक क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक मतलब कर्म के सहित। बात करें अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक। जैसे सोना हो गया, गाना हो गया। और इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? इसमें शब्द से पहले हम लगा लेंगे क्या शब्द, क्या लगा लेंगे इनके आगे। जैसे अगर क्या जवाब, क्या से जवाब मिल रहा है तो हो जाएगी वो सकर्मक, क्या से नहीं मिल रहा है तो हो जाएगी वो अकर्मक। जैसे यहाँ पे लगा के देखते हैं, क्या रोना, क्या रोई, तो जब मिल रहा है क्या रोई, इसे मिले नहीं। क्या गाया, गाना, क्या गाया, इसमें भी नहीं मिल रहा है। सोना, क्या सोई, इससे भी नहीं मिल रहा, तो ये सब अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की बात करें, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो कर्म पाए जाए। जैसे दो कर्म कैसे हो गए इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल के बाद। इसमें पिताजी ने रमेश से, पिताजी ने रमेश से हिंदी पढ़वाई, पढ़ाई, हिंदी पढ़वाई। देख ली इसमें दो कर्म आ रहे हैं। कौन कौन से दो कर्म हो गए? एक हो गया रमेश हो गया इसमें, पिताजी ने रमेश से हिंदी पढ़वाई, और एक हो गया हिंदी। तो जहाँ पे दो कर्म पाए जाए वहां पे कौन सी होती है? द्विकर्मक क्रिया। अगार्थक क्रिया कौन सी होती है? अगार्थक क्रिया में कौन सी आएगी इसमें? जैसे तुम पढ़ो, आज्ञा दी जाए, तुम पढ़ो, नाम से स्पष्ट है तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। और एक और इसका वाक्य देख लेते हैं हम लोग। इसमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये भी अज्ञार्थक क्रिया जाएगी, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये भी अगर्त क्रिया के अंतर्गत जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कटोरा भर दूध पी लिया, इस वाक्य में बताइए कौन सा अव्यय है। उसने कटोरा भर दूध पी लिया, इस वाक्य में अव्यय है। कटोरा अव्यय है, दूध अव्यय है, भर अव्यय है या पिया अव्यय है। तो हम लोग बात करें अव्यय की, क्या बात करें अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे होते हैं, वे शब्द होते हैं अव्यय। अव्यय जो इसमें लिंग वचन काल आदि के दृष्टि से जिसमें कोई चेंज ना हो, लिंग वचन आदि आदि के कारण इसमें कोई चेंज ना है। यहाँ पे लिख लेते हैं अव्यय क्या है, वे शब्द होते हैं जो जिसमें लिंग वचन, एक बार लिख लेते हैं, लिंग वचन स्पष्ट हो जाएगा, कारक और काल, काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना हो इसमें। तो लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वो मेरे साथ परिवर्तन अपरिवर्तन सहित रहे। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। जैसे हो गया इसमें अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें। जैसे भर हो गया, भर भी अव्यय है। अब बताइए भर को चेंज कीजिए लिंग वचन के साथ, भर का क्या करेंगे, भरो, वचन चेंज करेंगे, कुछ नहीं होगा। काल भी चेंज करेंगे, कुछ नहीं, उनमें चेंज नहीं होगा। जैसे इधर उधर हो गया, इधर, ये भी नहीं चेंज होगा, इधर उधर। किंतु हो गया, किंतु भी नहीं चेंज हो गया, किंतु हो गया। जब, जब, ये भी नहीं चेंज होगा। कब, ये भी नहीं चेंज होगा लिंग वचन कारक काल के अनुसार। क्यों, ये भी नहीं चेंज हो गया। वाह, वाह भी नहीं चेंज होगा। आहा, आहा भी नहीं चेंज होगा इसमें। और ठीक, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, एक बार और ये देख लेते हैं। ठीक, ठीक, ये भी नहीं चेंज होगा। परंतु, परंतु भी नहीं चेंज होगा। ये सब अव्यय शब्द हैं, जहां जहां भी नहीं चेंज होगा। तो अव्यय की परिभाषा अगर पूछे तो क्या होती है, जो लिंग वचन कारक काल के देर से जिसमें परिवर्तन ना हो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें कौन से शब्द आ जाएंगे, इसमें ये शब्द आ गए, ठीक आ गया, परंतु आ गया, जहां आ गया, वर आ गया, इधर उधर, किंतु, जब, क्यों, कब, आ और वहां। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें भर, भर आ रहा है कहीं पे, हाँ भर आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसने कटोरा भर दूध पिया ना, भर आ रहा है, ये देख लीजिए भर। तो इसमें यही अव्यय हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय से पूछा गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन है। अब बात करें परिमाणवाचक होता क्या, परिमाणवाचक की बात करें, इसमें क्या जवाब मिलेगा, आप कितने का बोध होता है, कितने का, कितने का बोध होता है इसमें। यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कितने का बोध होता है इसमें। कितना है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, कितने का बोध होता है इसमें। तो बात कर ले इसमें, इसी क्या हो जाएगा, क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर 1 क्षण भंगुर में क्या हो जाएगा, क्षण भंगुर का मतलब हो जाएगा, मतलब कुछ समय, मतलब ये हो जाएगा काल, कुछ समय का, ये कालवाचक हो जाएगा इसमें, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। निसंदेह मतलब इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, निसंदेह को प्रयोग करके देख लेते हैं तो इसका अर्थ भी पता लग जाएगा हमें। जैसे निसंदेह वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मतलब कार्य करने की एक रीत, तरीका, इसलिए हो जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कैसे कार्य कर रहा है, तो रीत हो गई है, रीतवाचक क्रिया विशेषण, ये निसंदेह वह अच्छा कार्य कर रहा है। अत्यंत की बात करें, अत्यंत का मतलब होता है कहीं और, कहीं और। अन्यत्र का मतलब है, सॉरी अन्यत्र लिखा हुआ है, अन्यत्र की बात करें इसका मतलब होता है कहीं और, कहीं और हो गया तो मतलब एक स्थान, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बात करें अत्यंत, अत्यंत मतलब वो तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे अत्यंत चीनी डाल दी, अत्यंत चाय में अत्यंत चीनी डाल दी, तो इसको इसे प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। क्षणभर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, निसंदेह रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, अन्यत्र मतलब इसका अर्थ होता है कहीं और, कहीं और जाना, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। बात करें अने अत्यंत की, अत्यंत मतलब कितनी, बहुत ज्यादा, कितने का बोध हो रहा है, देख लिए इसमें बहुत ज्यादा, कितना, बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा अत्यंत हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें कौन कौन से आएंगे क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें और कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कौन कौन से और शब्द आएंगे देख ली। बहुत, बहुत हो गया, इसी में आएगा बहुत। बड़ा, बड़ा भी इसी में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भी इसी में आएगा। कुछ शब्द इसी में आएगा। लगभग इसी में आ जाएगा। थोड़ा इसी में आएगा। केवल भी इसी में आएगा, केवल शब्द भी इसी में आ जाएगा। बस, बस कीजिए, केवल वाला भी, बस भी इसी में आ जाएगा। और इसमें कौन सा आ जाएगा, थोड़ा, 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 यथाक्रम, यथाक्रम, ये सब इसी में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
बम्बई के निकट पूना, इसमें पूछा गया रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित कर लेंगे इसमें, निकट को रेखांकित कर रखा है इसमें पूछा गया आप बताइए कौन सा शब्द है निकट। समुच्चय बोधक है, संबंधवाचक शब्द है, सर्वनाम है, एक संज्ञा है। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। समुच्चय समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, जैसे एवं हो गया, समुच्चय में कौन सा आएगा, एवं हो गया, तथा दो वाक्यों को ये जोड़ते कनेक्टर के रूप में काम करते हैं ये, और हो गया, ये सब आएगा समुच्चय बोधक में। वाह, वाह हो गया, वाह, ये भी उसी में आएगा, अथवा ये भी इसी में आ जाएगा समुच्चय बोधक में। चाहे, चाहे जो हो, चाहे इसी में आ जाएगा, किंतु भी इसी में आ जाएगा, परंतु भी इसी में आ जाएगा, अतएव भी इसी में आ जाएगा। तो समुच्चय बोधक में कौन होते हैं, मतलब जो दो वाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्यों को, ऐसे बोल सकते हैं, दो उपवाक्यों को जो जोड़ता है वो समुच्चय बोधक कहलाता है। इसमें कौन से आ जाएंगे, एवं, तथा, और, वाह, अथवा, चाहे, किंतु, परंतु, अतएव। तो इसका आंसर ये तो हुआ नहीं। अब बात कर लेते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द में क्या होता है, संबंध बोधक किसी चीज से संबंध बताएगा, जैसे वह रमेश का पुत्र, किसका पुत्र है, रमेश का, जो मतलब संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंध बोधक में आ जाएगा, संबंध बता रहा है। तो देख लिए निकट, बम्बई के निकट पूना है, यानी कि पूना किसके निकट है, बम्बई के निकट, एक संबंध बता रहा है। तो ये निकट शब्द है ना, ये संबंध सूचक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं सर्वनाम की, ऑप्शन नंबर सी की। सर्वनाम की अगर भेद पूछे तो कितने, 6 भेद होते हैं, और संख्या पूछे सर्वनाम की तो बताएंगे 11, 11 हो जाएगी सर्वनाम की संख्या, और भेद पूछे हो जाएंगे 6, संज्ञा के 5 भेद, और मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें पूछा गया लिंग छाटिए, इसमें पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है, लगन पुल्लिंग है, मीमांसा है पुल्लिंग, आहट है, या माधुर्य है। तो बात करते हैं लिंग की, लिंग की बात करते हैं हम। लिंग हिंदी भाषा में अगर पूछे हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 लिंग। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, आप लोगों को पता होगा स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। और वही पूछे संस्कृत में लिंग बताइए, संस्कृत में लिंग, तो बताएंगे आप 3। कौन से हो जाएंगे, 3 कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, एक हो जाएगा स्त्रीलिंग, एक हो जाएगा पुल्लिंग, एक हो जाएगा उभयलिंग। संस्कृत में होते हैं 3। अब चलिए देखते हैं पहचान कैसे करेंगे हम लिंग की, लिंग की पहचान कैसे करें। लिंग की पहचान के लिए आपको कुछ शब्द ध्यान रखने, आपको अच्छा लगाना है शब्द से पहले, अच्छी लगाना है, मेरा लगाना है, मेरी लगाना है, रहा है लगाना है क्रिया, और रही है लगाना है क्रिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, अगर इनसे जवाब मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, और इससे मिल रहा है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो देख लेते हैं इसमें लगन, या इनको वाक्य में भी प्रयोग करके देख लेते हैं। इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, लगन हुई, लगन हुई, लगन हुई, अच्छी लगन, ना कि मेरा लगन है तो मेरी लगन। ये देख लिए इससे जवाब मिल रहा है ना, तो लगन हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये तो हो गया स्त्रीलिंग। मीमांसा का अगर अर्थ आप जानते हैं ना, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मीमांसा का मतलब होता है विचार, विचार पैदा हुई, विचार पैदा हुआ, कि हुई, बताइए क्या होगा, विचार पैदा हुई होगा या विचार पैदा हुआ होगा। तो मेरा विचार होगा कि मेरी विचार होगा, बताइए। तो हो जाएगा मेरा विचार, अच्छा विचार, ना कि अच्छी विचार, वह विचार कर रहा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो एक ये पुल्लिंग हो गया। अब अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये हो गया पहला वाला हो गया स्त्रीलिंग। बात करें आहट, आहट हुई, आहट हुई, उसको आहट हुई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ। माधुर्य की बात करें, एक ये गुण है, माधुर्य क्या है, एक गुण है। माधुर्य क्या है, गुण, जैसे गुण क्या है, जैसे अच्छा बुरा, ये सब गुण होते हैं ना, माधुर्य होते हैं। तो ये अच्छा माधुर्य होगा कि अच्छी माधुर्य होगा, तो हो जाएगा अच्छा, को गुण होता है ना, ये पुल्लिंग होता है, गुण, ये पुल्लिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, ये सब पुल्लिंग है। तो याद रखेंगे ये शब्द पुल्लिंग है, दूसरा और चौथा, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 2 पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसका होगा दूसरा और चौथा। लगन हुई, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मीमांसा, इसका मतलब होता है विचार, विचार मतलब ये पुल्लिंग हो जाएगा। गुण, मौदर्य की बात करें, ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये होता है गुण किसी वस्तु का। और आहट की बात करें, आहट हुई, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। और इस लिंक छाटते गए थे, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, और रहा और रही लगा के देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बंधु होगा, बंधुवर होगा, बंधुए होगा या बधुए होगा? तो बात करते हैं, जैसे एक शब्द नहीं होता है बधु, क्या होता है? बधु। बधु होता है ना, अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होता है? बधुए। बधुए बनता है ना ये, बधु का बनाएंगे बहुवचन तो बनता है बधुए। अब इसका क्या होगा? बंधु का हो जाएगा। बंधु का किससे बनता है? आप लोगों ने जब वचन पढ़ा है तो बंधु का बनता है बहुवचन, कैसे बनता है? बंधु वर्ग, ना कि बंधु भी नहीं होगा, ये गलत है। बंधुए भी नहीं होगा, बंधुओं, बंधुओं ये त्रिएक रूप है। जब आपको वचन पढ़ाया तो आपको स्पष्ट रूप से बताया था, जब ऑप्शन में सामान्य बहुवचन मिल जाए और त्रिएक रूप भी मिल जाए तो आप लोग त्रिएक रूप बहुवचन, सामान्य बहुवचन को ही प्राथमिकता देंगे, ना कि त्रिएक रूप को। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं और त्रिएक रूप में क्या था, इसमें कारक शब्द आता है, कारक को चिन्ह आ जाता है। जैसे बंधुओं को भोजन करवाओ, को भोजन करवाओ, करवाओ, और त्रिएक रूप बगैर कारक चिन्ह के बन भी नहीं सकता है। देख लीजिए इसमें को आ रहा ना, ये त्रिएक रूप है, बंधुओं को भोजन करवाओ। और उसमें अगर कारक चिन्ह नहीं आता तो ये बन ही नहीं पाता त्रिएक रूप। कैसे बनता? बंधुओं को, बंधुओं भोजन करवाओ, देखिए बन ही नहीं पा रहा, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंधु का क्या बनता है? बंधु वर्ग। ऑप्शन नंबर बी, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बहुवचन ऐसे बनता है। जैसे कुछ अन्य शब्द बताएंगे, ये यूनिक शब्द है। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी का बहुवचन बताएंगे, क्या बनेगा? कर्मचारी। कर्मचारियों को शिक्षक का बनाएंगे, उसी प्रकार शिक्षक का बहुवचन बताइए आप लोग, क्या बनेगा? शिक्षक का। भक्त का बताइए आप लोग बहुवचन क्या बनेगा? मुनि का शब्द बताइए, मुनि शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? तो देख लेते हैं एक बार इनका बहुवचन। तो कर्मचारी का हो जाएगा बहुवचन, हो जाएगा कर्मचारी वर्ग। जैसे प्रकार बंधु का हो जाता है बंधु वर्ग, उसी प्रकार कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग बहुवचन होगा। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षक गण, शिक्षक गण। इसका या शिक्षक वर्ग भी बोल सकते हैं इसको बहुवचन। भक्त क्या क्या हो जाएगा? भक्त जन, भक्त जन बैठ जाओ, भक्त जन बहुवचन हो जाएगा भक्त का। मुनि का हो जाएगा मुनियो, मुनि वृंद क्या हो जाएगा? सॉरी, मुनि का हो जाएगा मुनि वृंद, मुनि वृंद, वृंद से भी बनता है बहुवचन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में, उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें बताइए प्रयुक्त काल बताइए कौन सा है? उस डाली में पर एक तोता बैठा है, इसमें बताइए कौन सा काल है? पूर्णभूत है, पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण भूत है या सामान्य भूत है? चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं, काल पूछा गया तो काल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। काल कितने प्रकार होते हैं? काल के अगर पूछे तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं काल के 3 प्रकार? एक बार देख लेते हैं यहाँ से। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपको। क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ से, यहाँ से पूछेगा बताइए वर्तमान के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भविष्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्ट। तो आप लोग बताइए वर्तमान के अगर पूछे तो भेद कितने होते हैं? तो वर्तमान के होते हैं 5 भेद। भूत के अगर पूछे भेद कितने होते हैं? भूतकाल के होते हैं 6 भेद। अगर भविष्य के पूछे तो कितने होते हैं? 3 भेद। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए वर्तमान के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग 5 बता देंगे। इसी प्रकार से पूछता है। तो अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है तोता बैठा है आ रहा ना। भूतकाल कैसे होता है? डाली, उस डाली पर एक तोता बैठा था। यहाँ पे अगर बोलता बैठा था तब ये भूत, पूर्ण भूत होता है, बैठा था। अब बात करते हैं अपूर्ण भूत की, क्या होता है? अपूर्ण भूत में क्या होता है? बैठ रहा था, उस डाली पर तोता बैठ रहा था, अगर होता रहा था होता तब आता इसमें अपूर्ण भूत। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। सामान्य भूत कैसा होता है? सामान्य भूत में क्या होता है? उस डाली पर तोता बैठा, क्या होता है? उस डाली पर, सॉरी, तोता बैठा, उस डाली पर तोता बैठा, ये होता तो होता है सामान्य भूत। तो पूर्ण भूत में क्या होता है? उस डाली पर तोता बैठा था। और अपूर्ण भूत में क्या होता है? उस डाली पर तोता बैठ रहा था। और सामान्य भूत में क्या होता है? डाली पर तोता बैठा, ये होता है सामान्य भूत। और इसमें बात करें, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पूर्ण वर्तमान काल है ये। उस डाली पर टोटा बैठ रहा था, इसमें हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में बताइए कारक कौन सा प्रयोग हुआ है? अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है?
चलिए हम लोग पहले कारक आए तो कारक की बात कर लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग। कारक के पूछे कितने भेद होते हैं? 8। 8 भेद होते हैं कारक के। और यहाँ पे जो आपको रोज बताते हैं जानकारी, एक शब्द में कारक कितने हो सकते हैं? एक शब्द में कारक कितने हो सकते हैं? एक वाक्य में कारक कितने हो सकते हैं? अगर एक शब्द में पूछे तो एक कारक हो सकता है, एक शब्द में एक कारक हो सकता है। लेकिन एक वाक्य में कितने कारक होते हैं? एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। तो यहाँ से पता लग गया आपको कारक के बारे में थोड़ा। अब बात करते हैं इसमें अपादान की कारक की विभक्ति क्या होती है, इससे होती है इसकी। और इसमें क्या होता है, अलगाव की स्थिति आती है अपादान कारक में। अपादान कारक में अलगाव की स्थिति और तुलना, तुलना का बोध होता है अपादान, अपादान में। और कर्ण में क्या होता है, कर्ण की कारक विभक्ति होती है से। और यहाँ पे वजह आती है, वजह मतलब कारण, वजह का वो अगर वजह आती है तो हो जाएगा यहाँ पे कर्ण कारक। साधन का प्रयोग हो रहा है तो हो जाएगी कर्ण कारक। अंग भंग की स्थिति आ रही है, अंग भंग की स्थिति आ रही है तो यहाँ पे भी कर्ण कारक हो जाएगा। अब वजह का मतलब वह पेन से लिखता है, किससे लिखता है? पेन से, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण। जैसे साधन का प्रयोग, साधन का कैसे होता है? साधन का वह कार से कानपुर गया, साधन प्रयोग हो गया ना कार से। अंग भंग मतलब लूला लंगड़ा, वह पैर से लंगड़ा है, ये अंग भंग के स्थिति। संप्रदान की बात करें इसमें होता है को होता है इसकी कारक विभक्ति, और के लिए भी होता है संप्रदान। और जो चीज सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, वापिस ना आए, सदैव के लिए दे दी जाए, वो होती है संप्रदान। और कर्ता की बात करें, ने तो इसकी कारक विभक्ति। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए आ रहा है ना, तो हो जाएगा संप्रदान कारक। अब राधा के लिए कपड़े खरीदे ना, तो राधा को दे दोगे जाके आप कि राधा से वापिस थोड़ी लोगे। तो के लिए मतलब सदैव के लिए कोई चीज दे दी जाए, वहां पे होता है संप्रदान कारक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कारक है, देख लेते हैं। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दे दी या दी। इन्हें पूछा गया कौन सा कारक है। देख लीजिए पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग इसमें बारीकी डिफरेंस है इसमें। आप आंसर बताइए क्या होगा। कर्ता कारक होगा, इसमें संबंध कारक होगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होता है वही सब। कर्ता ने इसकी हो जाएगी ने कारक विभक्ति। संबंध की 9 होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है संबंध कारक की कितनी विभक्ति होती है। 9 होती है, का के की रा रे री ना ने नी। 3 इसकी हो जाएंगी, 3 इसकी, 3 9 हो जाएंगी कारक विभक्तियां। को इसके बारे में विभक्ति को, संप्रदान मतलब को या के लिए, के लिए। और कोई चीज सदैव के लिए दे दी जाए, वहां पे होता है संप्रदान कारक। अब देख लेते हैं। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, इसमें पूछा गया कौन सा कारक है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। अपने उसने मित्र को पुस्तकें 2 पुस्तकें दी, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं, यहाँ पे कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। कर्म कारक में क्या होता है, वस्तु दी तो जाती लेकिन उसको वापिस आ जाए, वस्तु वापिस भी आ जाती है इसमें, वस्तु वापिस आ जाती है। और इसमें क्या था संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में क्या होता है, वस्तु सदैव के लिए दे दी जाती, वापिस नहीं आती। जैसे भिखारियों को भोजन, राजा ने भिखारियों को भोजन करवाया, अब भोजन तो राजा को भिखारियों से वापिस थोड़ी लेगा। जो चीज सदैव के लिए दे दी है वहां पे संप्रदान होता है। और कर्म कहाँ होता है, ये माइनर डिफरेंस है। कर्म होता है वहां पे जो चीज वापिस आ जाए। अब उसने अपने मित्र को पुस्तक दी है, अब मित्र से पुस्तक वापिस आ जाएगी। हो सकता है उसने किसके लिए दे रखी हो, होमवर्क करने के लिए, या उसका कुछ पीछे से पीछे कोई चैप्टर छुटा उसको पूरा करने के लिए ना, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार समझेंगे हम लोग इसको, तब इसका आंसर निकाल पाएंगे। और ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया था। राजस्थान, ये पटवारी की परीक्षा हुई थी ना, पटवारी की परीक्षा हुई थी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना, आयोग ने इसका आंसर माना संप्रदान कारक। अब यहाँ पे बताइए आप लोग संप्रदान कारक कैसे हो जाएगा। यहाँ पे कर्म कारक होगा, उसने अपने मित्र को पुस्तक दी है, हमेशा के लिए थोड़ी दी है। तो आयोग ने तो इसका आंसर मान लिया है संप्रदान कारक, लेकिन आप लोग लगाएंगे यहाँ पे कर्म कारक है, इसका आंसर है कर्म कारक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पूछा गया निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 3 तो तत्सम शब्द है, एक तद्भव होगा इसमें। इसका मतलब शोक ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ऑप्शन नंबर सी, परख ऑप्शन नंबर डी। तो बात करें शोक, शोक क्या है आप लोग बताइए। शोक क्या है, शोक एक तत्सम शब्द है, शोक तत्सम शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी किससे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है पृथ्वी, इस वाले शब्द से बना हुआ है पृथ्वी, ऐसे लिखा जाता है, और इसमें ऐसे लिखा जाता है तत्सम पदों में। चंद्र की बात करें तो ये भी तत्सम हो गया,
और इसका तद्भव क्या होता है, ये वाला, ये तद्भव है, ये तद्भव ऐसा वाला रूप पृथ्वी का, ये हो गया पृथ्वी तत्सम। चंद्र की बात करें, चंद्र भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा चंद्रा, क्या हो जाएगा इसका तद्भव, चंद्रा तद्भव। तो पहला भी तत्सम है, दूसरा भी तत्सम है, तीसरा भी चतम तत्सम है। बात करें परक, परक क्या है, परक बताइए, परक तद्भव है, परक है तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा एक तत्सम शब्द है, परीक्षा क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी तत्सम हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी तत्सम हो गया, लेकिन परक, परक तद्भव है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका तत्सम क्या होता है परक का, परीक्षा। अब आप लोग बताइए कुछ अन्य शब्दों का तत्सम तद्भव, जैसे भगनी, भगनी का बताइए आप लोग, भगनी का बताइए तद्भव क्या होगा, भगनी शब्द का। उसी प्रकार आप लोग बताइए, भगनी हो गया, मरकटी, जैसे करकटी नहीं होता, उसी प्रकार मरकटी होता है, करकटी हो गया। बताइए आप, दूरवा, दूरवा शब्द का बताइए आप, तद्भव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, भगनी का क्या हो जाएगा, वहीन, वहीन हो जाता है भगनी का, वहीन शब्द होता है वहीनी। मरकटी, जिस बार करकटी का होता है ककड़ी, उसी प्रकार मरकटी का होता है मकड़ी, मकड़ी। दूरवा का तद्भव क्या हो जाएगा, दूरवा का हो जाएगा दूब, दूब हो जाएगा इसका तद्भव। तो भगनी का हो जाएगा वहीन, मरकटी का हो जाएगा मकड़ी, दूरवा का क्या हो जाएगा दूब। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हिंदी में, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा का है, इसमें पूछेगा जापानी भाषा का शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक चाय, ऑप्शन नंबर बी रिक्शा, ऑप्शन नंबर सी कमीज, ऑप्शन नंबर डी लीची। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की चाय, चाय किस भाषा का शब्द है, ये चाय चीनी भाषा का शब्द है, चाय हो गया। लीची, लीची भी चीनी भाषा का शब्द है। बात करें रिक्शा, रिक्शा हो गया, रिक्शा हो गया सुनामी, सुनामी हो गई, जूडो हो गया। ये सब किसके शब्द हैं, किस भाषा के शब्द हैं, ये जापानी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा जापानी, जूडो, ये सब हो गए जापानी भाषा के शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्शा हो गया जापानी, सुनामी हो गया और जूडो, ये सब जापानी भाषा के शब्द हैं। बात करें कमीज, कमीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कमीज के शब्द किस भाषा का शब्द है, कमीज, कमीज की बात करें ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और कौन से होते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द, जैसे गमला, गमला हो गया, आलपिन हो गया, आलपिन हो गया, पतलून हो गया, पतलून हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी, अलमारी हो गया, गोदाम हो गया। ये सब किसके, कौन सी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हो गए, गमला हो गया, कमीज हो गया, आलपिन हो गया, पतलून हो गया, अलमारी हो गया, गमला हो गया, ये सब किसमें हो गए, गोदाम, ये सब आ गए पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है। इसमें पूछा गया उपसर्ग किस कोटि का, उपसर्ग को अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे। इसमें बताइए ये उपसर्ग किस कोटि का है, तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, इसमें विदेशज उपसर्ग है, या देशज उपसर्ग उपसर्ग है। तो बात कर लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। बात कर लेते हैं पहले तत्सम, तत्सम उपसर्ग की बात करें तो आप लोग बताइएगा, संस्कृत के मूल उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में मूल उपसर्ग बताइए। और ये तत्सम वाले उपसर्ग हैं, इसी को हम लोग, तत्सम के कौन भाषा के शब्द होते हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, संस्कृत में मूल उपसर्ग बताइए कितने होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी नगरीय परीक्षा में पूछे ही गए हैं। चलिए बताइए संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 22 होते हैं, 24 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, आप लोग बताइए 22। कौन कौन से होते हैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ पे देख लेते हैं। पा हो गया, परा हो गया, और परी हो गया, ये शब्द होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तत्सम उपसर्ग होते हैं। और कौन हो गया, अति, अति भी उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है, ये संस्कृत का होता है। और अधि, अधि, अब भी हो गया, दुस भी हो गया, दुर हो गया, दुस हो गया,
नीर हो गया, ये सब किसके हैं, और उप हो गया, ये सब तत्सम उपसर्ग है। तो देख लीजिए इसमें पूछा गया प्रधानाचार, उप प्रधानाचार में बताइए किस कोटि का उपसर्ग है, तो उप आ रहा है ना, ये संस्कृत भाषा के मूल उपसर्ग है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उप प्रधानाचार में ये तत्सम कोटि का उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले आते हैं, कोई मूल शब्द दे रखा होगा उसके पहले आ जाएंगे उपसर्ग। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है इसमें, बताइए आप लोग। निदान, सॉरी, नैदानिक में बताइए आप लोग उपसर्ग कौन सा है, नैदानिक में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए कौन सा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बात करें नैदानिक में तो निदान, निदान जो शब्द है ना, निदान, ये हो गया मूल शब्द। और इसमें बात करें उपसर्ग क्या हो जाएगा, एक हो गया प्रत्यय, ठीक है, एक हो गया इसमें प्रत्यय, और इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें नी, नी, धन दान, धन इक, इसका ये हो जाएगा। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो दान हो गया मूल शब्द, इक हो गया प्रत्यय, और नी हो गया उपसर्ग। इस प्रकार से देख लेते हैं हम इसको तोड़कर, दान मूल शब्द, नी हो जाएगा उपसर्ग, एक हो जाएगा प्रत्यय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और डैश डैश भरण प्रकाश का। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और डैश डैश भरण प्रकाश का। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकादशी आएगा, ऑप्शन नंबर बी चांद आएगा, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा आएगा, ऑप्शन नंबर डी शुक्ल पक्ष आएगा। पहले अमावस्या के अर्थ जान लेते, क्या होता है अमावस्या का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार वाली रात, अंधकार या बोल सकते हैं इसको अंधकार वाली रात। जैसे अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है ना, उसी प्रकार जो अमावस्या होती है उसका अर्थ होता है अंधकार। और ऐसे शब्दों में जहाँ पे दीर्घ स्थान पूर्ति करनी अगर होती है तो आप लोग वहाँ पे विलोम शब्द को पढ़ते हैं। अब अंधकार आ गया, अब इसका क्या होता है विलोम क्या होगा, इसका होगा उजाला। उजाला किसका अर्थ होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ होता है श्वेत रात, श्वेत रात्रि। तो ऐसे ऑप्शन जहाँ पे मिल जाए, जहाँ पे दीर्घ स्थान होता है वहाँ पे आप लोग हमेशा विकल्प को ही विलोम को ही प्राथमिकता देंगे। विलोम शब्द जो पहले दे रखा होगा ना उसका आप लोग विलोम ढूंढेंगे, क्या होता है अमावस्या का होता है विलोम पूर्णिमा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नष्ट का विलोम शब्द है, नष्ट का विलोम शब्द है, इसमें पूछेगा एककृत होगा, जोड़ होगा, सृजन होगा या संग्रम होगा। तो बात कर लेते हैं नष्ट, नष्ट किसी चीज को नष्ट कर देना मतलब खत्म कर देना, तो इसका हो जाएगा एकत्र होगा, क्या एकत्र होगा, जोड़ होगा, क्या सृजन होगा या समग्र होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एकत्र का क्या होगा विलोम, एकत्र का हो जाएगा विलोम विकीर्ण, कोई चीज इकट्ठा करना, और विकीर्ण मतलब होता है फैला देना, फैलाना, तो इसका हो जाएगा विलोम। जोड़ किसी चीज को जोड़ना, या इसको बोल सकते हैं तोड़, तोड़ना या घटाओ, जोड़ का विलोम ये भी हो सकता है घटाओ या तोड़ना। सृजन, अब देखो तक सृजन कोई चीज को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया मतलब, और दूसरी तरफ आपने किसी चीज को बना दिया, सृजन का मतलब होता है बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा नष्ट का हो जाएगा सृजन। समग्र की बात कर ले, समग्र का मतलब होता है कोई चीज पूरी, मतलब समग्र ब्रह्मांड मतलब पूरा ब्रह्मांड, समग्र का मतलब यही होता है पूरा, तो इसका हो जाएगा अधूरा विलोम, क्या हो जाएगा अधूरा। अब आप लोग बताइए, पांच छह आपसे विलोम शब्द पूछते हैं, उसका बताइए आप लोग। जैसे पौरुष, पौरुष नहीं आप पुरुष, पौरुष लिख लीजिए ये वाला पौरुष, पौरुष शब्द का बताइए। तटस्थ का बताइए विलोम क्या होगा, तटस्थ का विलोम बताइए आप लोग। आगत का विलोम बताइए, आगत का विलोम बताइए आप लोग। आहार का विलोम बताइए, समास का विलोम बताइए। चलिए देखते हैं। पुरुष, पुरुष का मतलब होता है कोई चीज बहुत कठोर, तो इसका हो जाएगा कोमल, कोमल विलोम हो जाएगा पुरुष का। तटस्थ, अपनी बात पर तटस्थ रहना, इसका हो जाएगा सापेक्ष, तटस्थ का मतलब होता है कायम, सापेक्ष। आगत, आगत का हो जाएगा अनागत विलोम, क्या हो जाएगा आगत का अनागत। आहार का हो जाएगा निराहार, का हो जाएगा निराहार। उसी प्रकार समास, समास का मतलब होता है कोई चीज संक्षिप्त करना, तो इसका हो जाएगा व्यास मतलब फैला देना। तो लिख लीजिए पुरुष का हो जाएगा कोमल, तटस्थ का हो जाएगा सापेक्ष,
आगत का हो जाएगा अनागत, आहार का हो जाएगा निराहार, समास का हो जाएगा व्यास। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर। ओग, ओग का पर्यायवाची पूछा गया क्या है? ओग शब्द का पर्यायवाची है ढेर का, ढोंग का पर्यायवाची ओग, ढीठ का है या देश का है? तो बात कर लेते हैं ओग। ओग का बात करें, ओग का मतलब क्या होता है? ओग का मतलब होता है पर्यायवाची हो जाएगा ढेर का, और ढेर ओग इसके पर्यायवाची और कौन कौन से हो गए ढेर के? जैसे पुंज हो गया, ये पुंज भी किसका पर्यायवाची है? ढेर का। तो ओक का हो जाएगा, ओक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? ढेर का। अब बात कर लेते हैं ढोंग। ढोंग किसको बोलते हैं? ढोंग बोलते हैं आडंबर। किसको बोलते हैं? आडंबर। ढोंग बोलते हैं आडंबर करो, तो इसका हो जाएगा आडंबर। ढकोसला बोल सकते हैं, ढकोसला, ढकोसला। तो ये इसके हो गए ढोंग के कौन से पर्यायवाची हो गए? आडंबर हो गया, ढकोसला हो गया, ये सब उसके हो गए। ढीठ, कोई चीज बहुत ढीठ होना, इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जान लेते हैं, इसका क्या क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा जिद्दी, जिद्दी पर्यायवाची इसका हो जाएगा जिद्दी हो जाएगा। हटी, हटी भी बोल सकते हैं इसको। उदंड, उदंड भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या क्या हो गया? ढेर पर्यायवाची किसका हो? ओक का हो गया, और ढेर को भी बोलते हैं पुंज। ढोंग किसका हो गया? आडंबर, ढोंग वो बोलते हैं या ढकोसला बोलते हैं। ढीठ का पर्यायवाची क्या हो गया इनके? जिद्दी हो गया, हटी हो गया, उदंड हो गया, और देश, देश का कोई अर्थ ही नहीं होता। चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य शब्दों को। बताइए आगत, आगत का क्या अर्थ होगा? बताइए आप लोग। आगत, आगत हो गया आकर, आकर एक ही समानार्थी शब्द है, ये लगभग भिन्नात्मक शब्द है। तो आगत, आगत का मतलब होता है शरीर, और आकर का होता है खान, खान जैसे कोयले की खान नहीं होती उसी प्रकार खान। तो आगत हो गया शरीर और आकर हो गया खान। अब बताइए आप लोग केस, केस नहीं होता केस, बाल, इसके पर्यायवाची बताइए आप लोग क्या क्या होते हैं? तो बात करें केस के, केस का हो जाएगा वाल, बाल, बाल हो जाएगा। अलग हो जाएगा, कच हो जाएगा, चिकूर हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे बाल के पर्यायवाची। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ रखता है? इसमें पूछा गया पानी का अर्थ कौन शब्द रखता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पानी, पानी के अर्थ क्या क्या होते हैं? जैसे चमकीला, चमक, चमक हो गया, इज्जत, उसका पानी मतलब उसका पानी चला गया माने उसकी इज्जत चली गई, इज्जत हो गया। जल, जल भी पानी का अर्थ रखता है। वर्षा, वर्षा भी रखता है पानी का अर्थ। और स्वाभिमान, स्वाभिमान, जीवन, जीवन भी पानी का अर्थ रखता है। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसमें। जंगल क्या रखता है? जंगल अर्थ रखता है पानी का? नहीं। आरण, आरण भी नहीं रखता। कानन, कानन भी नहीं रखता। इसमें बात करें वन, जैसे जीवन आ रहा है ना इसमें जीवन, तो इसी प्रकार इसका वन, वन है जो ना वो पानी का अर्थ रखता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें जंगल, आरण, वन, ये किसके हो जाएंगे पर्यायवाची? ये जंगल के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, जैसे आप लोग, आप लोग बताइए आप लोग। गात, गात, गात का समानार्थी क्या हो जाएगा? गात किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं हम लोग गात। उम्मीद करता हूँ समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? इसमें पूछा गया बदूर्मी, बदूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? बदूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? बदू धन उर्मी, बदू धन उर्मी, बदू धन उर्मी या बदू धन उर्मी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, बधू, बधू शब्द होता है ना जो बधू, एक वचन में तो ऐसे लिखा जाता है, एक वचन में, एक वचन में ऐसा लिखा जाता है। जब इसका हम लोग क्या बोलते हैं बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनते हैं? छोटी ऊ आ जाती है, बधुएं, बधुएं, ये बनता है इसका बहुवचन, बहुवचन इसका ये बनता है। अब इसको देख लेते हैं इसमें, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बदुर्मी को? ऑप्शन नंबर एक, एक क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं उर्मी, उर्मी शब्द हमेशा ऐसे लिखा जाता है बड़े ऊ के साथ, ये हमेशा शुद्ध वर्तनी में भी कई बार पूछा गया, उर्मी शब्द ऐसे लिखा जाता है बड़े ऊ के, बड़े ऊ के साथ। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर फोर। अब इसमें बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो एक वचन में बधु देखिए कैसे लिखा जाता है, आपको इसलिए पहले बता दिया। एक वचन में देखिए बधु कैसे लिखा जाता है? बड़े ऊ के साथ। तो बड़ा ऊ किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कट कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बदूरमी। ये शब्द होगा बदूरमी का। उम्मीद उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें इसका संधि विच्छेद सही होगा। जैसे
कुछ अन्य शब्द बताइए आप लोग, संधि विच्छेद और संधि बताइए। नीरस, आज कुछ अलग बताइए आप लोग। नीरस का, निरोग का बताइए, निरोग का बताइए। निरंद का बताइए आप लोग, निरंद का, निरंद का बताइए आप संधि विच्छेद। और नीरव, चलिए इन चारों का बता दीजिए आप लोग संधि विच्छेद, और इसमें संधि बताइए कौन सी हो जाएगी। और बदुर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। तो नीरस का क्या हो जाएगा, निहि धन रस, क्या हो जाएगा, निहि धन रस, इसका संधि विच्छेद। और इन चारों में कौन सी संधि, इसमें विसर्ग संधि है। इसका निरोग का हो जाएगा निहि धन रोग, निहि धन रोग। निरंद का क्या हो जाएगा, निहि धन रंध, इसका ये हो जाएगा। नीरव क्या क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, नि धन रव। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन सब में विशेष संधि। अगला क्वेश्चन है 25, किसी की सहायता करने वाला है, क्या बोलते हैं, एक शब्द क्या है, किसी को सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, सहायक बोलते हैं, उसको सहृदय बोलते हैं, सहचर बोलते हैं या सहकार बोलते हैं। तो बात करें किसी की सहायता करने वाले को बोलते हैं सहायक। ऑप्शन नंबर ए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। सहृदय की बात करें, सहृदय का मतलब क्या होता है, हृदय के साथ, मतलब हृदय के साथ। हृदय नहीं बोलते, हृदय बोलते हैं इसको, हृदय, हृदय के साथ। सहचर, सहचर और सहकार एक ही, इनका अर्थ एक ही होता है, मतलब साथ साथ काम करने वाला, साथ साथ काम करने वाला को वही बोलते हैं सहचर या सहकर। उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। कुछ अन्य शब्दों से बताइए उनको क्या बोलते हैं। जैसे पृथ्वी के, पृथ्वी से तीन ओर घिरा हुआ, पृथ्वी से तीन ओर घिरा हुआ, पृथ्वी से तीन ओर घिरा हुआ, घिरा हुआ, इनके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे आप लोग। अब एक ही हो गया, तीनों तरफ, तीनों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, ऐसे बोलिए, जमीन से घिरा हुआ। इसका बताइए, इसके लिए एक शब्द क्या है, पृथ्वी से तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, इसके लिए एक शब्द बताइए। घिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। पृथ्वी से, जमीन से जो तीनों तरफ से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग खाड़ी बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी से जो तीन ओर घिरा होता है ना, उसके लिए आंसर हो जाएगा खाड़ी, उसको बोलते हैं खाड़ी। जो पृथ्वी से तीनों तरफ जमीन से घिरा हुआ उसको बोलते हैं खाड़ी, जो पानी से घिरा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी से तीनों तरफ जमीन से घिरा उसको खाड़ी बोलते हैं, जो तीनों तरफ पानी से घिरा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा समास है। हाथों हाथ, इसमें रेखांकित कर लेंगे हाथों हाथ। हाथों हाथ में बताइए समास की कौन सा है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व, कर्मधारय। यहाँ पे चलिए समाज की बात है, तो समाज की बात कर लेते हैं। अगर पूछे समाज के भेद कितने होते हैं, 6। प्रधानता के आधार पर पूछे तो बताएंगे आप लोग 4 भेद होते हैं प्रधानता के आधार पर, तो आप लोग बताएंगे 4 भेद होते हैं। अब बात करते हैं अभिभाव में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें विशेष विशेषण आता है, विशेष विशेषण आता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, विशेष विशेषण किसमें आता है, कर्मधारय समास में, इसी में आता है। और किसमें, इसकी पहचान क्या है, अभिभाव की क्या और पहचान है, इसमें शब्द रिपीट होते हैं, शब्द रिपीट होते हैं। और इसमें उपसर्ग वाले भी शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे। उपसर्ग वाले शब्द देख लेते हैं, जैसे एथा, एथा से बहुत काफी एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं इसके। एथा, एथा से कौन कौन बन जाएंगे, एथा क्रम, एथा शक्ति, एथा शक्ति। भरपेट, भर उपसर्ग हो गया, भरपेट। बेखत, बेखते बोल सकते हैं इसको, बेशक, बे से भी बन सकता है। निडर, नी उपसर्ग इसमें आ रहा है, निडर। तो उपसर्ग वाले ये शब्द हो गए। शब्द रिपीट कैसे, जो रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन, ये शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे शब्द रिपीट होता है वहाँ पे कौन सा है, अभिभाव समास। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, हाथों हाथ में कौन सा समास आ जाएगा, अभिभाव समास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी। इसमें बताइए वाक्य का भेद बताइए कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं
वाक्य अगर पूछे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे देख लेंगे रचना के आधार पर अगर पूछे तो कितने बताएंगे आप लोग, रचना के आधार पर बताएंगे 3, कौन से हो गए, संयुक्त, सरल, मिश्र, और अर्थ के आधार पर बताएंगे आप लोग 8। अब बात करें संयुक्त वाक्य में, दो, इसमें क्या होता है, दो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, कनेक्टर आते हैं इसमें, और आता है, तथा आता है, एवं आता है, किंतु आता है, आदि शब्द आते हैं इसी में। सरल वाक्य में दो उपवाक्यों, इसे बोलते हैं सरल वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, क्या हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पे सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें की से जुड़ा होता है, ये इसकी पहचान की से होती है। तो देख लीजिए इसमें डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी, और आ रहा है ना, तो और में क्या आता है, संयुक्त वाक्य। देख लीजिए इसकी पहचान बताई थी आपको, तो हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इसमें पूछा गया अशुद्धि किस प्रकार की अशुद्धि है, इसमें हमारा समाज उन्नति के पथ में है। वचन, वचन की अशुद्धि है इसमें, कारक की अशुद्धि है, संज्ञा की अशुद्धि है, लिंग की अशुद्धि है। तो हम लोग पहले बात करते हैं वचन की। वचन की बात करें, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन हो गया और बहुवचन हो गया, दो प्रकार के होते हैं वचन, बहुवचन। कारक की बात करें, कारक कितने होते हैं, कारक कोई परिसर को बोलते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं कारक। संज्ञा की बात करें, संज्ञा 5 प्रकार के, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार के। लिंग की बात करें, लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एक होता है पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, पथ में नहीं है, में नहीं है, यहाँ पे आता है पथ पर है, पथ पर। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ना कि पथ में है, पथ पर है होता है इसका सही आंसर। तो ये हो जाएगा पर किसकी कारक विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक की। तो यहाँ पे देख लीजिए किसकी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका आंसर होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी आपको ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर रोजाना। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, थैंक यू।